हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलिज्म के टॉपिक को। और अभी तक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट नक्सलिज्म, उसका ओरिजिन और उसका इवोल्यूशन भारत के अंदर कैसे हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसका बैकग्राउंड क्या है आज़ादी से पहले। लेफ्ट और राइट के बीच में अभी तक हम फ़र्क जान चुके हैं। भगत सिंह की कुछ बातों पर हम लोगों ने ध्यान दिया था। और इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, मैंने आपको 2018 का प्रीलिम्स का यूपीएससी का क्वेश्चन भी दिखाया था। ए के गोपालन जी के बारे में भी बताया था। अब एक इंपॉर्टेंट रिमार्केबल इवेंट के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। जब कम्युनिस्ट पार्टीज बनना शुरू हुई थी इंडिया में या दुनिया के किसी भी कोनों में, अगर हम अभी के लिए इंडिया की बात करें, चाहे वो सीपीआई हो या फिर सीपीआई-एम हो, इनका क्या मानना था और जो रेडिकल्स थे इनकी पार्टी के अंदर वो किस बात से खफा रहते थे कि दे आर एंटरिंग इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, राइट। राजनीति में घुस रहे हैं। दीज पार्टीज आर एंटरिंग इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। रेडिकल्स ये नहीं चाहते थे। रेडिकल्स ये चाहते थे ये वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म की बात पर, या अगर हम प्रिसाइजली कहें वॉलेंट रेवोल्यूशन की बात पर ये लोग आए। कौन? जो टॉप के लीडर्स हैं। लेकिन उन्होंने डिसाइड करा नहीं, हम राजनीति को अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे, इलेक्शंस को जीतेंगे, सत्ता में आकर अगर हम बैठ सके, सरकार हमारी बन सकी या किसी सरकार को हम सपोर्ट कर रहे हैं एज कोलिजन पार्टनर, तब हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे और वो चेंजेस लेकर आएंगे जो हम लेकर आना चाहते हैं। अब बात यह है दोस्तों, क्या इनका मकसद कभी पूरा हो पाया सत्ता में बैठने का? तो एक केस स्टडी टाइप आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। यस, ऐसा हुआ और ये काफी रिमार्केबल चीज थी। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। हम लोग यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसको कॉमनली आप विधानसभा के इलेक्शन समझते हो, जिससे कौन पर्सन बनता है? चीफ मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। बात है दोस्तों 1957 की। आपको पता है आज़ादी के बाद से ही, जब से चुनावी प्रक्रिया जो पूरी हुई थी 1952 में, जब चुनाव हो गए थे, कांग्रेस काफी सारे सालों तक एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। और कांग्रेस के एरा को हम लोग कहते हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। कांग्रेस को कोई भी चैलेंज करने के बारे में कोई सी भी पार्टी सोच ही नहीं सकती थी, फिर चाहे वो पार्टी नेशनल लेवल पर वर्क कर रही हो या फिर स्टेट लेवल पर वर्क कर रही हो। लोकसभा के अंदर और अलग अलग राज्यों के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस का बोलबाला और कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो अनबीटेबल था, उसको कोई बीट नहीं कर सकता था। लेकिन कांग्रेस को एक बारी शिकस्त, हार का सामना करना पड़ा किसी एक ऑपोजिशन पार्टी से, और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। बात है साल 1957 की। कांग्रेस को एक करारी हार मिली, उसको हार का सामना करना पड़ा केरला के अंदर। केरला के अंदर दोस्तों मार्च 1957 में विधानसभा के चुनाव होने थे, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली केरला की विधानसभा में, केरला की स्टेट लेजिस्लेचर में। 126 सीट पर चुनाव था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 60 सीटें मिली, 60 सीटें जीत गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके अलावा उसको 5
निर्दलियों का भी सपोर्ट था, 5 इंडिपेंडेंट्स का भी सपोर्ट था। तो जब फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, तो पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता में बैठने वाली पार्टी कांग्रेस नहीं थी किसी विधानसभा के चुनाव में केरला के अंदर। इस बार जो मौका मिला वो सीपीआई को मिला। तो केरला के जो राज्यपाल थे, गवर्नर जो थे, उन्होंने इनवाइट करा ईएमएस नंबूदिरीपत जी को। इनके बारे में हमने पढ़ा था, यहाँ पर आपको एक झलक दिखाई थी मैंने। नोटेबल लीडर्स ऑफ सीपीआई वर ए गोपालन, ऐसे दांगे, पीसी जोशी, अजय घोष, पी सुंदरैया और ईएमएस नंबूदिरीपत। ये थे ईएमएस नंबूदिरीपत। ठीक है, ये लीडर थे कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी के और इन्होंने सरकार बनाई, यानी कि ये मुख्यमंत्री बन गए। तो पहली बार जानने वाली बात आप लोगों के लिए ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में, ये इवेंट, इस इवेंट ने अपनी छाप दुनिया में छोड़ी। कम्युनिस्ट लीडर्स को, रेवोल्यूशनरीज को बहुत मोटिवेशन मिला कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि ऐसा हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट जो है वो सत्ता में आई, पावर में आई, और वो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के माध्यम से। अच्छा, ये जो जीत थी ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, ये एक प्रकार से चेहरे पर चांटा भी था। किसके चेहरे पर? रेडिकल्स के चेहरे पर। जो रेडिकल्स जो पार्टी के अंदर जो थे ना, जो अलग हो गए थे सीपीआई और सीपीआईएम के अंदर, वो कहते थे आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अपना ग्राउंड क्यों बना रहे हो, क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो इलेक्शंस के अंदर, हथियार उठाओ और हमें जो आज़ादी से पहले जो क्रांतिकारी होते थे उनकी तरह जो है सत्ता को पलटना चाहिए, ताकि अमीर और गरीब लोगों के बीच में कोई फासला ना रहे, हैव्स एंड हैव नॉट्स का फ़र्क ना रहे, सबको फेयर तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन मिले। ठीक है, और जो मजदूर और किसान वर्ग के जो लोग हैं उनके हालात सुधरें। लेकिन इस बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के माध्यम से ये कर दिखाया कि वो सत्ता में आकर बैठ गई। लेकिन खुशी के दिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं टिक पाए। क्यों? कांग्रेस का ईगो हर्ट हो गया। कांग्रेस पार्टी की जब कुर्सी पहली बार किसी विधानसभा के अंदर केरला के अंदर जब वो चली गई, तो कांग्रेस पार्टी ने एक लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट करा कि सीपीआई का जीतना ठीक नहीं है, सीपीआई का सत्ता में बैठना ठीक नहीं है, सीपीआई का सरकार बनाना ठीक नहीं है। कांग्रेस ने बोलना शुरू करा सीपीआई के बारे में उल्टी सीधी बातें कि सीपीआई पावर में आई है। सीपीआई, पहले हम सीपीआई की बात करते हैं। सीपीआई पावर में इसलिए आई थी क्योंकि वहां पर केरला के अंदर जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा था तो सीपीआई ने प्रॉमिस करा था कि वो रेडिकल पॉलिसी रिफॉर्म मेजर्स लेकर आएंगे और प्रोग्रेसिव पॉलिसी रिफॉर्म मेजर्स लेकर आएंगे। प्रोग्रेसिव मतलब जो हालात सुधरे नहीं है उसको सुधारे जाएंगे। रेडिकल का मतलब ये होता है हम 5 साल ऐसा नहीं करेंगे कि बैठे रहेंगे 4 साल और 5वें साल काम करेंगे। कोई भी जो जनता के लिए मेजर्स दिए जाएंगे वो बहुत क्विकली लिए जाएंगे, धीरे धीरे करके काम नहीं होगा, जल्दी जल्दी करके काम होगा। और कम्युनिस्ट ने ये भी बोला हमारे खिलाफ ये जो मोर्चा, ये जो एजिटेशन, ये जो धरना प्रदर्शन वगैरह निकाला जा रहा है, ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं जिनको कांग्रेस वालों ने पैसे खिलाए हैं, और वो जानबूझकर हमारी सरकार की जो पकड़ है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर केरला के अंदर, उसका अटेंशन डाइवर्सिफाई करने के लिए, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपना अटेंशन डाइवर्सिफाई करके ये सब मसलों को सुलझाते चलें, इसलिए ऐसा करा है। कांग्रेस की सपोर्ट से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने। 1959 की बात है, ये जीते कब थे, चुनाव कब हुए थे? 1957 में। 1959 की बात है, जो कांग्रेस सरकार थी, सेंटर में तो कांग्रेस ही बैठी थी बेबी, है ना, जो नेशनल गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट थी, वो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने केरला में जीती हुई इस कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया केरला के अंदर, बाय यूजिंग द पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 356। जब गवर्नर क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट को कि स्टेट मशीनरी फेल हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी यहां पर फेल हो गई है
और यहां पर क्या लगा दिया जाए, प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाए। तो केरला के अंदर रख गया राष्ट्रपति शासन और सीपीआई की सरकार बर्खास्त हो गई। अब यहां पर एक बात बताओ, यहां पर जो भी मैंने आपको कहानी पढ़ाई, ये पूरी कहानी मैंने आपको डिटेल में दे रखी है, मैंने कुछ भी यहां से पॉइंट मिस नहीं करा। आपको ये कोई लॉजिकल बात लगी क्या राष्ट्रपति शासन लगाने वाली यहां पर, बताओ। आपके दिमाग में कांग्रेस को लेकर सवालिया चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना, मिसयूज करा जा रहा है ना इस पावर का। तो सेम ये चीज हुई। दिस डिसीजन प्रूव्ड वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, और इसको बोला गया दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस वॉज द फर्स्ट इवेंट कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पावर्स का मिसयूज करा गया हमारे देश के अंदर। तो आज आप एक फैक्चुअल चीज भी जान गए कि मयूर, कल को अगर किसी पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, पहली बार जो आर्टिकल 356 है उसका मिसयूज कौन से इवेंट के साथ एसोसिएट करके बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे? केरला के अंदर जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सरकार बनाई थी और सेंटर में बैठी कांग्रेस सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया अंडर आर्टिकल 356। तो ईएमएस नंबूदिरीपाद कौन थे? सीएम थे ना जब तक ये इनकी सरकार चल रही थी। इन्होंने फिर एक प्रोसेशन निकाला बहुत सारी भीड़ के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर्स के साथ, कि उनकी मिनिस्ट्री को डिसमिस कर दिया गया है त्रिवेंद्रम से। अगस्त 1959 में इन्होंने भी मोर्चा धरना प्रदर्शन निकाला। लेकिन आप जानते हो कि जब बात सेंट्रल लेवल पर आ जाती है और मिसयूज़ करने की आ जाती है इमरजेंसी की पावर्स को सेंटर के द्वारा, तो फिर इनका धरना प्रदर्शन, इनका मोर्चा कोई काम नहीं आया और सरकार डिसमिस्ड ही रही इनकी। अब दोस्तों, ये जो टॉपिक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नेशनलिज्म इन इंडिया, मैंने इसके बारे में आपको मल्टीपल चीज़ें बताई कि आज़ादी से पहले कुछ लोग क्या सोचते थे, आज़ादी के बाद सच में कुछ लोगों की जो प्रोफेसीज, जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही हुई कि उनको कुछ नहीं मिलेगा, सत्ता जो है वो गोरे लाल से होते हुए भूरे लाल की जेब में चली जाएगी, यानी कि जो अंग्रेज हैं वो देश को छोड़कर जाएंगे, एक्सप्लॉयटेटर सिर्फ बदलेंगे लेकिन एक्सप्लॉयटेशन का नेचर नहीं बदलेगा। ये सारी बातें ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, एक दो लेक्चर पहले ये भी बताया था कि ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है इसका नाम कैसे पड़ा, नक्सलवादी को नक्सलवादी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो नक्सलबारी एक गाँव है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के अंदर। 25 मई 1967 को एक घटनाक्रम हुआ था वहाँ पर कि पुलिस फायरिंग में कुछ पुअर पीजेंट्स, कुछ वर्कर्स जो है वो मारे गए थे। और तब से ये मूवमेंट जो है और इसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत उत्तेजित हैं और आग बबूला होकर काम कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे कर कर वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करके रॉबिन हुड बनना चाहते हैं। रॉबिन हुड का मतलब क्या? अमीर लोगों से रिसोर्सेज को लेते हुए, छीनते हुए गरीब लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं। तो एक बार के लिए हम डिटेल में इस इवेंट को पढ़ लेते हैं कि नक्सलाइट मूवमेंट की शुरुआत प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हुई कैसे। ठीक है, हम कहानी वहीं से स्टार्ट करेंगे 1967 से। जैसा कि आप जानते हो 1967 में एक पीजेंट अपराइजिंग हो रही थी। कुछ गरीब किसान जो थे वो क्या कर रहे थे, छोटे मजदूर किसान और जो पिछड़े हुए वर्ग के कुछ लोग थे जो खेती बाड़ी करते थे, वो एक अपराइजिंग काइंड ऑफ एक रिवोल्ट, एक मोर्चा निकाल रहे थे, ठीक है, नक्सलबारी पुलिस स्टेशन के सामने, जो कि दार्जिलिंग जिले के अंदर सिचुएटेड था, पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कौन से लीडर्स जो थे वो कमान में थे इन किसानों को लेकर जाकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन मोर्चा करवाने के लिए? जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जो लीडर्स थे, लोकल लीडर्स जो थे सीपीआईएम के। अब ये मूवमेंट जो है वो नक्सलबारी पुलिस स्टेशन से शुरू हुई और जैसा कि आप जानते हो कि वहाँ पर पुलिस फायरिंग के अंदर बड़े सारे ये जो बेकसूर किसान थे वो मारे गए। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि वो बंदूकें और हथियार वगैरह लेकर आए थे, उन्होंने हम पे अटैक करने की कोशिश करी थी, तो उस क्रॉस फायरिंग के अंदर, काउंटर फायरिंग के अंदर उनकी जान गई है। लेकिन नक्सलबारी पुलिस स्टेशन से कहानी और ये जो सिलसिला पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ, ये जो पीजेंट मूवमेंट थी, इट स्प्रेड टू सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया।
और आज ये इतनी बड़ी, इतनी गंभीर समस्या है कि इसको प्रॉपर एक मूवमेंट का नाम दिया जाता है, नक्सलाइट मूवमेंट, विच इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट केरला एंड वेस्ट बंगाल, बट देश के बहुत सारे ज़िलों के अंदर, बहुत सारे राज्यों के अंदर। 1969 में क्या हुआ, जब ये नक्सलबारी पुलिस स्टेशन की घटना जो हुई थी ना 1967 में, उसके 2 साल बाद क्या हुआ 1969 में, कुछ जो लोग थे वो ना CPI-M से खफा थे कि यार तुम तो इलेक्शंस ही लड़ते रहोगे और इलेक्शन पटिशंस वगैरह करते रहोगे, तुम सत्ता में आकर बैठोगे, तुम्हें तो सत्ता की भूख जो है वो सत्ता की भूख तुम्हारे मन में बढ़ती चली जा रही है, उसकी प्यास बढ़ती चली जा रही है और तुम तो इलेक्शंस के थ्रू सत्ता में आकर बैठ जाओगे। हम लेकिन देश की व्यवस्था को अभी चेंज करेंगे, आज ही चेंज करेंगे। तो कुछ जो रेडिकल्स थे वो CPI से अलग होकर, ये वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो कुछ अलग हो गए थे, लेकिन कुछ अलग होकर उन्होंने करा क्या, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स थे उनकी आइडियोलॉजी को बोला जाता है मार्क्सिज्म। ठीक है, और जो USSR के लीडर थे लेनिन, पूरा नाम इनका क्या, व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन। ठीक है, तो इनकी आइडियोलॉजी को बोला जाता है लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी या फिर लेनिनिज्म। तो CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, एक पार्टी बनी जिसकी विचारधारा काफ़ी हद तक माओवादी थी। इट फोकस ऑन माओइज्म कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको हम इसी की वजह से अमीर और गरीब का फ़र्क जो है वो पैदा होता है, इसको हमें चेंज करना है। तो ये CPI-ML नाम की पार्टी बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ अ पर्सन नोन एज चारू मजुमदार, एंड ही वॉज चारू मजुमदार। ठीक है, CPI-ML के लोगों का, पार्टी के लोगों का ये मानना था, भारत के अंदर जिस चीज़ को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कह रहे हैं या फिर लोकतांत्रिक एक राजनीति कह रहे हैं, देश का ये चेहरा सिर्फ एक भ्रम है, ये एक शैम है, ये एक धोखा है, छलावा है। और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी कि हम लंबे समय के लिए रुकेंगे नहीं, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है फॉर लॉन्ग टाइम, हम लंबे समय के लिए गोरिल्ला वॉरफेयर करते रहेंगे ताकि हम एक क्रांति को अंजाम दे सकें। अब गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है और कौन करता है गोरिल्ला वॉरफेयर? जब कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें देश की अनइक्वल व्यवस्था को इक्वल बनाना है, कुछ तो है देश में ऐसा राजनीति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, रिसोर्सेज के क्षेत्र में, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर तरीके से नहीं होता और हैव्स एंड हैव नॉट्स का जो फर्क है वो देश में है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है, अमीर और गरीब का जो फासला है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो गोरिल्ला वॉरफेयर वाले लोग क्या करते हैं, जो इस स्ट्रैटेजी में यकीन रखते हैं, उनके पास रिसोर्सेज या आप कह लो कि आर्म्स, बंदूकें, हथियार वगैरह की कमी होती है, या फिर उतने हाई लेवल के नहीं होते हैं जितने देश के पुलिस प्रशासन और आर्मी प्रशासन के पास होते हैं। तो ये उन पर अटैक करते हैं, पुलिस अधिकारियों पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर, उनके बच्चों को किडनैप करना, उनको किडनैप करना, उनका गला काट देना, ताकि उनसे वो उनको धमकी देकर रिसोर्सेज वगैरह ले सके और गरीब लोगों में, मजदूर और गरीब किसानों में जिन लोगों का शोषण होता है उनमें बांट सकें। तो ये अटैक करते हैं और कुछ महीनों के लिए छुप जाते हैं, फिर दोबारा रीएक्टिवेट होते हैं, फिर अटैक करते हैं, फिर छुप जाते हैं। ऐसा कर करके इनका ये मानना होता है कि जैसे एक पेड़ होता है, उस पे उसको आप एक ही बार में नहीं गिरा सकते हो, तो एक ही बार में आर्मी या देश की पुलिस प्रशासन से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मारे जाएंगे। पेड़ पे यदि टाइम टू टाइम अगर रोज एक कुल्हाड़ी मारी जाए या फिर किसी गैप के साथ कुल्हाड़ी मारी जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ वो टच करने की वजह से पूरा पेड़ गिर पड़ेगा। इनका भी ये मानना है लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने वाले सबसे कमीने लोग भारत की सत्ता में बैठे हुए हैं, और वही लोग इन पुलिस प्रशासन, आर्मी प्रशासन को चला रहे हैं। वो प्रशासनिक अधिकारी जो वो भ्रष्ट हैं, वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। हमें उनके बहरे कानों में आवाज़ गुंजाने के लिए हमें एक धमाका करना पड़ेगा, और इनके उस धमाका करने के बहुत सारे अलग अलग हथकंडे होते हैं, बहुत सारे तौर तरीके होते हैं।
तो पहले आप मुझे एक बात बताओ, इनकी आइडियोलॉजी को आप समझ पाए? नेक्सलाइट्स की आइडियोलॉजी को आप समझ पाए, हाँ या ना? हाँ। रिकॉग्निशन की बात नहीं है, ये कहते थे भाई हमें नहीं लड़ना चुनाव बना, और हम तुम्हारे साथ लड़के मतलब तुम्हारे साथ रहकर इस पार्टी में काम नहीं कर सकते। हमारे मकसद और हमारे जो तौर तरीके वो अलग है। राजनीति तो हमारे लिए कभी ऑप्शन है ही नहीं, हम घुसना ही नहीं चाहते राजनीति में। इन्होंने बोला हम सत्ता में आने के बाद सारी चीजें सुधार क्यों करें, हम तो आज से बंदूक उठाकर सुधार करेंगे। तो सीपीआई, जो सीपीआई और सीपीआई एमएल के जो सीनियर लीडर थे उन्होंने उनको निकाल दिया होगा। जब निकाल दिया तो एक लीडर था चारू मजूमदार, उसने ऐसे रेडिकल्स को जो बंदूक उठाने को, हथियार उठाने को तैयार हो जाएं, पुलिस के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ, एमएलसी के खिलाफ, एमपीज के खिलाफ, इसने एक पार्टी बना ली सीपीआई एमएल के नाम से, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। समझ गए? मयूर क्लियर है? तो नेक्सलाइट मूवमेंट ने क्या करा, इनकी अगर आप स्ट्रैटेजी को समझो, इन्होंने फोर्स यूज करा और जमीन हथिया ली। किन लोगों से? अमीर लैंड ओनर से, और रॉबिन हुड की तरह उससे गरीब या जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा, एक तीली भी नहीं होती थी, उनमें बांटने लगे। इन्होंने ऐसे लोगों को सपोर्ट करना शुरू करा और अपने ग्रुप में ऐड करना शुरू करा जो कि एडवोकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि वॉलेंट मीन्स जो है उसका यूज करा जाना चाहिए अगर हमें पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना है देश के अंदर। ऐसे लोगों को इन्होंने सपोर्ट भी करा, अपनी पार्टी में मर्ज भी करना स्टार्ट करा। अब सरकार की तरफ से क्या रिटेलिएशन हुई? सरकार थक गई प्रिवेंटेड डिटेंशन का यूज करते करते, और दूसरे भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स अपनाए पश्चिम बंगाल की सरकार ने, क्योंकि ये जो माहौल पूरा का पूरा उठा है, ये जो आग उठी है, ये तो पश्चिम बंगाल से ही उठी है। और उस टाइम पर पश्चिम बंगाल की सरकार को चला रही थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन नेक्सलाइट मूवमेंट जो है, जैसा कि उन्होंने वादा करा था अपने पार्टी के अंदर कि वी विल रन अ गुरिल्ला वॉरफेयर विच विल बी ऑफ द लॉन्ग टर्म नेचर, प्रोटेक्टेड रहेगा, ये प्रोट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन नेक्सलाइट मूवमेंट खत्म तो हुई नहीं। आने वाले सालों के अंदर कम होने की जगह, कंट्रोल होने की जगह, इट स्प्रेडेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, क्योंकि नेक्सलाइट्स को फायदा मिल रहा था गोरिल्ला वॉरफेयर करके कि सामने तो आना ही नहीं है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो करनी नहीं है किसी एक दिन। आराम से कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो राउंड पर निकला हुआ है, उसकी गाड़ी ब्लास्ट कर दो, कहीं से कोई ट्रेन जा रही है उसको उड़ा दो, ताकि इस बहरी सरकार, इस बहरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने वाली अलग अलग जो सरकारें हैं, उनके बहरे कानों में धमाके गूंजे, आवाज गूंजे, और वो ये समझ जाएं कि सत्ता से उनको उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सत्ता में बैठे रहे तो अमीर और गरीब का जो फासला है वो कभी कम नहीं हो सकेगा। आज का समय ऐसा आ गया, राइटर यहां पर आपसे ये कह रहे हैं कि नेक्सलाइट जो मूवमेंट है वो स्प्लिट हो चुकी है इनटू वेरियस पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बहुत सारे जो है वो टुकड़े हो चुके हैं, और कुछ जो पार्टीज हैं लाइक सीपीआई एमएल लिबरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, इसने ओपनली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी करा। लेकिन आज के समय में ये कहानी, ये सिलसिला शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल से, और आज आप इसे अगर देखने की कोशिश करो तो आपको पता लगेगा 9 राज्य दोस्तों, ऐसे 9 राज्य, और उन 9 राज्यों में 75 जिले हैं ऐसे जो कि नेक्सलाइट वॉयलेंस से प्रभावित है। अब ऐसा क्या है इन 9 राज्यों के अंदर, इसको हम बोलते हैं, वैसे कुछ कुछ में तो बहुत इंटेंस तरीके से नक्सलिज्म की समस्या जो है वो पनप रही है, उसको हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर। और ये है वो रास्ते, अगर आप यहां पर देखो, ये है वो राज्य, वो रास्ता जहां पर नक्सलिज्म पनप रहा है। कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा महाराष्ट्र के अंदर भी है, केरला के अंदर भी है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, ठीक है, असम है, मणिपुर है।
तो और ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये 9 राज्य से और बढ़ते ही चले जा रहे हैं जैसे जैसे साल आगे बीत रहे। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि लोग है, जो आम आदमी है, वो क्यों ज्वाइन करने को तैयार हो जाता है इनके ग्रुप को, क्यों वो वॉयलेंस के रास्ते पर जाने को तैयार हो जाते हैं? तो उसका कारण ये है, नेक्सलाइट्स ने अपना ग्रुप एक्सपेंड करने के लिए मिलाया ही अपने साथ, जोड़ा ही अपने साथ ऐसे लोगों को, ऐसे एरियाज में रहने वाले आदिवासीज को। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें आदिवासीज की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं, और उनको फ़र्क समझाया गया कि देखो हैव्स एंड हैव नॉट्स का फ़र्क क्या होता है, तुम्हारे पास किन रिसोर्सेज का अभाव है, देश में दूसरे लोगों को क्या क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं। अब इन बैकवर्ड एरियाज में, इन बैकवर्ड रीजन्स में होता क्या था, जो शेयर क्रॉपर्स थे, अंडर टेनेंट्स थे, स्मॉल कल्टीवेटर्स थे, मतलब कुल मिलाकर जिन लोगों को ऐसा लगता था कि फाइनेंशियल तौर तरीके से उनका शोषण होता है, उनके पास लैंड नहीं है, उनको जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी ज़मीन पर काम करना पड़ता है, और डिग्निटी भी उनकी जाती है काफ़ी बार, उनको फेयर वेजेस भी नहीं मिलती, कभी कभार को धुतकार दिया जाता है, भगा दिया जाता है, ये बोल करके तुम्हारी सैलरी कैश में नहीं काइंड में मिलेगी, काइंड में नहीं कैश में मिलेगी, कुल मिलाकर पागल बनाया जाता है उनको। तो जो ऑलरेडी नेक्सलिज्म से प्रभावित जो लोग थे, उन्होंने ऐसे लोगों की जीवन की समस्याओं को एक जरिया बनाते हुए ऐसे लोगों को अपने ग्रुप के साथ जोड़ने की कोशिश करी, कि उनको बोला देखो तुम्हें तुम्हारे बेसिक राइट्स के लिए डिनाई करा जाता है, तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं है, तुम्हें कोई शेयर भी नहीं देता तुम्हारा मालिक इन प्रोड्यूस इन हार्वेस्टिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग, और तुम्हें पेमेंट भी नहीं मिलती है प्रॉपर तरीके से, और मिलती भी है तो फेयर वेजेस नहीं मिलते हैं। तो समझ रहे हो, जो लोग पीड़ित थे और जिन लोगों का शोषण हो रहा था, ऐसे लोगों के मन की आग को उठाने का काम करा ऐसे रेडिकल्स ने। ठीक है, ऐसे रीजन्स में एक चीज और कॉमन थी, ये वही रीजन्स है जिनका मैप मैं आपको बगल में दिखा रहा हूँ, जो रेड कॉरिडोर लिखा हुआ है, ठीक है, कि नेक्सलिज्म कहाँ कहाँ प्रभावित हुआ। ठीक है, ऐसे रीजन्स में एक चीज और कॉमन थी दोस्तों, वो था फोर्स लेबर, रिसोर्सेज को जब्त करना आउटसाइडर्स के द्वारा, और मनी लेंडर्स जिस प्रकार से एक्सप्लॉइट करते थे छोटे और मझले किसानों को। एक्सप्लॉइटेशन कैसे, काम करवा लिया, हार्वेस्टिंग के बाद उनको बोला गया फसल बिकेगी, पैसे दे देंगे, पैसे नहीं दे रहे हैं। कभी बोला गया कि 40 बोरी जो गेहूं होगा, चावल होगा, तुम 4 बोरी ले जाना, वो प्रॉमिस पूरा नहीं हो रहा है। कभी कभार किसी किसान ने लोन लिया इनसे, उसने लोन लिया 1000 रुपये का, मनी लेंडर ने उसके आगे 3 जीरो और लगा दिए, उसकी पूछते की पूछते पता चला यहाँ पर काम कर रही है। उसके बाद 1000 के अमाउंट को मनी लेंडर ने 1 लाख रुपए बना दिया, 10 लाख रुपए बना दिया। तो ये समझने लगे कि भाई हमारा हो रहा है बहुत ज़्यादा शोषण, मानसिक तरीके से भी और शारीरिक तरीके से भी। कुत्ता बनाकर हमसे काम करवाया जा रहा है और उस कुत्ते को रोटी भी नहीं दी जा रही है। ये आग और ये विद्रोह की भावना रेडिकल्स ने जगाई ऐसे एरियाज में रहने वाले ऐसे पीड़ित और ऐसे शोषित लोगों के मन में। इस सब कंडीशंस की वजह से ग्रोथ होती है नेक्सलाइट मूवमेंट की। अब सरकार ने क्या करा, जब इन लोगों ने बंदूकें उठाई तो जो पुलिस अधिकारी हैं, जो आर्मी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो भी तो रिटेलिएट करेंगे ना। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए इन डीलिंग विद द नेक्सलाइट मूवमेंट, ठीक है, और उन्होंने भी इनकाउंटर्स पे इनकाउंटर्स करना शुरू करे। लेकिन बाद में कुछ सरकारों को ये वाली बात रियलाइज़ हुई कि नहीं यार, ये तो अपने ही लोग हैं, अपने ही घर के लोग हैं, है तो हमारे देशवासी ना, रूठ गए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से, हमें इनको वापस लेकर आना पड़ेगा, इनको नॉर्मल सिटीजन बनाना पड़ेगा, इनकी मेंटेलिटी से, इनके मन से जो नफरत भरी भावना है उसको हटाना पड़ेगा। और सरकार के ऊपर एक प्रकार से प्रेशर भी आगे चलकर बना, जो प्रेशर आज तक बरकरार है। जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, उन्होंने सरकार के बड़े सारे एक्शंस को क्रिटिसाइज करा, ये बोलते हुए कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को वॉयलेट कर रहे हो। नेक्सलाइट्स के साथ डील करने का तरीका ये नहीं होता कि उन्होंने अटैक करा और आप उनके ऊपर काउंटर अटैक करके उनकी जान ले लो। आप एक को मारोगे तो 11 पीछे और खड़े हो जाएंगे। तो सरकार ने बोला नहीं, हमें इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का और बड़ी सारी रिपोर्ट्स का वो मैं आपको आगे चलकर पढ़ाऊंगा। एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इंडिया के ऊपर कमेंट करते हुए बोला अपनी अपनी रिपोर्ट्स के अंदर
कि भाई साहब आपकी देश की सरकारें आज तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाई हैं सिंस 1967। अगर ऐसा होता तो ये समस्या सिर्फ एक राज्य के एक ज़िले तक सीमित थी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले तक सीमित थी। आज 2024 तक होते होते 9 से 11 राज्यों तक फैल चुकी है ये वाली समस्या। 75 डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित हैं, जहां पर 1969 के अंदर, 1967 के अंदर सिर्फ एक ज़िला देश का, दार्जिलिंग ज़िला पश्चिम बंगाल के अंदर, वो प्रभावित था। तो सरकार के जो एक्शंस हैं वो काम नहीं आ रहे हैं। हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई इन द वायलेंस बाय नक्सलाइट्स और एंटी नक्सलाइट वायलेंस बाय द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो आर्मी अधिकारी हो, या कोई और पैरामिलिट्री फोर्स हो, ठीक है, या फिर खुद नक्सलाइट्स हो, कुल मिलाकर अगर हम सबको एक कंबाइंड रूप से एक अम्ब्रेला टर्म देकर पढ़ें, इंडियंस, इन सभी इंडियंस ने एक दूसरे से अटैक और काउंटर अटैकिंग में हज़ारों सैकड़ों लोगों ने अपनी जान खोई है, और ये समस्या आज भी बरकरार है। डोंट वरी, ये टॉपिक अभी हमारा यहाँ पर कोई वाइंड अप नहीं हो गया है, अभी तो ये जैसे एक ट्रेलर है। मैं आपको बताऊंगा कि इनकी समस्या के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। वैसे आप जानते हो कि टॉपिक तो हमारा यही चल रहा है, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में बताया था, डेवलपमेंट जब आएगी ना इन रीजन्स में, अब डेवलपमेंट का मतलब दोस्तों ये नहीं होता, आप इतने मैच्योर हो चुके हो मेरे साथ फाउंडेशन कोर्स करते करते, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ब्रिजेस बनाने, रोड्स बनाने हैं, ठीक है। डेवलपमेंट हर प्रकार से होनी चाहिए, चाहे फिर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, या सोशल डेवलपमेंट हो। यहाँ पर स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, लोगों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए गाइडेंस देना, नक्सलाइट से बात करना। मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको याद हो, इसी चैप्टर के अंदर कुछ लेक्चर्स पहले, कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर साहब वगैरह, इनकी शादियों में जाकर नाचते हैं, राइट। और अगर ये सरेंडर करने को तैयार हो जाते हैं तो इनको अरेस्ट भी नहीं करा जाता, इनको प्रॉमिस करा जाता है कि आपको नॉर्मल लाइफ विद डिग्निटी हम आपको वापस करेंगे, आप हमारे लोगों, रूठो मत, आप कोई दूसरे देश से थोड़ी ना आए हो। इस देश में या इस देश में सरकारों की वजह से, प्रशासन की वजह से, पास्ट में राजनेताओं की वजह से आपको जो जो असहूलियत हुई है उसका निवारण करा जा सकता है। ऐसा प्रशासनिक अधिकारी हमारे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते हैं सरकार और प्रशासन की बात, ठीक है। कुछ नक्सलाइट्स मानते हैं, कुछ नक्सलाइट्स नहीं मानते हैं। एक फैक्ट फाइल हम पढ़ लेते हैं चारू मजूमदार के बारे में। 1918 से लेकर 1972 तक इनका कार्यकाल था, जीवन का। ये एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, और ये लीडर थे नक्सलवादी अपराइजिंग के। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1969 में ये सीपीआईएम से अलग हो गए, और इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई थी, सीपीआईएमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। आज़ादी से पहले इन्होंने तेभागा मूवमेंट एक चली थी, उसमें भी पार्टिसिपेट करा था। इन्होंने सीपीआई छोड़ दी थी, एंड ही फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये मॉइस्ट पाथ में बिलीव करते थे ऑफ पीजेंट रेवोल्यूशन, के सारे किसान जो हैं उनको रेबेलियन करना पड़ेगा, उनको रेवोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा, ताकि अमीर लोगों से वो अपने हक को छीन सकें। और चारू मजूमदार एक सपोर्टर थे रेवोल्यूशनरी वायलेंस के, ठीक है। ही फाइनली डाइड इन पुलिस कस्टडी, ठीक है। ये पुलिस कस्टडी में बंद थे, और वहीं पर इनका देहांत हो गया था, वहीं पर इनकी जो है मौत हो गई थी। और काफ़ी बार सरकार और पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने इनकी जान ले ली पुलिस कस्टडी में ही, ठीक है। और ही वॉज वेरी फेमस लीडर अमंग द नक्सलाइट्स, या फिर जो रेबिलियस ग्रुप्स या जो रेवोल्यूशनरी जो लोग थे हमारे देश के अंदर, जो पार्टीज थी, ठीक है। सीपीआईएमएल काफ़ी सारे सालों तक बैन रही, ठीक है, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो ऐसी थी कि इट वॉज रिलेटेड विद किलिंग्स एंड ऑल एंड किडनैपिंग। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थी वो काफ़ी सालों तक बैन रही। आप लोगों की ड्यूटी ये है, ताकि आप लोगों की भी रिवीजन हो जाए, ये मुझे आप एक सर्च करके बताओ, या फिर अगर आपको नॉलेज है गूगल से या कहीं से भी, कमेंट में ज़रूर लिखो आप लोग सब, ठीक है। आप में से जो लोग लाइव बैठे हो वो भी वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि आज के समय में सीपीआईएमएल का स्टेटस क्या है। क्या ये पार्टी चल रही है? क्या ये पार्टी आज तक बैन है,
या फिर ये पार्टी जो है इसने अपने रास्ते और जो चारू मजूमदार की डेथ के बाद अपने रास्ते बदल दिए हैं, और क्या ये इलेक्शंस लड़ती है पार्टी, अगर लड़ती है तो कौन कौन से राज्य में मतलब एक्टिव है ये वाली पार्टी। तो आपको ये सर्च करके बताना कि आज के समय में भारत में 2024 में CPI-ML का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक हमने कंप्लीट करा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है किसी का भी? कोई डाउट? अंजलि, मयूर, निर्भय, प्राची? नहीं ना, ठीक है। तो इसी तरीके की शानदार डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस 2-3 लेक्चर के अंदर भी बोला, नया टेलीग्राम ग्रुप हमारा बन चुका है। आप चैनल पे जाकर TrueIAS एंड PCS पे जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो, अबाउट सेक्शन में जाकर, या फिर इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी आपको ये नया लिंक मिल जाएगा पब्लिक टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। वेरियस अपडेट्स और बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स फेसबुक के पेज पर और इंस्टाग्राम के पेज पर भी चल रहे हैं, और वो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो आप वहाँ पर उन पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर शॉर्ट्स बनाकर या छोटी छोटी रील्स बनाकर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो 30 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट के अंदर कवर करवाऊंगा, जिससे आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी और वो फैक्ट्स आपके मन के अंदर जो है बैठ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, धीरे धीरे करके और चीज़ें आ रही हैं जैसे जैसे हमारी टीम एक्सपेंड हो रही है और TrueIAS की फैमिली बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।